शाम होते ही रात का सन्नाटा गहराने लगा। तभी राजू को काफी ज्यादा डरावनी आवाज सुनाई पड़ने लगी। क्योंकि वो जंगल काफी घना और डरावना था। मुझे लगता है कि अब मुझे घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अजीबो-गरीबो आवाज़ सुनाई पड़ रही है और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है। अब मुझे वो मेरी भेड़ नहीं मिलेगी। राजू ऐसा सोच ही रहा था कि एक खूंखार लकड़बग्घा उसके ऊपर हमला कर देता है। बचाओ, बचाओ, अरे कोई है, मुझे बचाओ। राजू अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। कुछ देर बाद किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और वो घर की तरफ भाग निकलता है। एक समय की बात है, राजू नाम का एक चरवाहा था जिसके पास कई भेड़ें थी। वो रोज उन्हें चराने ले जाता और शाम को बाड़े में लाकर डाल देता। अब चलता हूँ, कल सुबह फिर आऊंगा। अगली सुबह चरवाहा फिर भेड़ों को चराने के लिए अपने बाड़े में पहुंचा। अरे अरे, सब ठीक से चलो, लाइन में क्यों भगदड़ मचा रहे हो? तभी राजू अपनी भेड़ों की गिनती करने लगता है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है। चरवाहा सभी भेड़ों को लेकर एक बड़े से घास के मैदान पे गया और कहता है, हाँ, फिलहाल मैं यहीं आराम करता हूँ, अब जाओ तुम सब। भेड़ों को दिन भर चराने के बाद वो शाम को बाड़े में डाल देता है। ये क्रम लगातार चलता रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। पास के ही जंगल में एक खूंखार भेड़िया रहता था। एक दिन वो शिकार की खोज में जहाँ तहाँ भटक रहा था। भटकते भटकते वो उसी मैदान के पास पहुंचा जहाँ भेड़ें घास चर रही थी। अरे इतनी सारी भेड़, इन भेड़ को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। भेड़ों को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और वो वहीं जाकर झाड़ियों में छिप जाता है और वो किसी भेड़ या मेमने के पास आने की प्रतीक्षा करने लगता है। उसे पूरी आशा थी कोई न कोई भेड़ इधर जरूर आएगा तो फिर उसे वो अपना आहार बना लेगा। लेकिन चरवाहे को साथ में देख वो निराश भी हो जाता था। उफ, क्या करूं? मैं कैसे इनको अपना आहार बनाऊं? कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। वो प्रतिदिन भेड़ों को निहारता रहता, लेकिन चरवाहे के कारण साहस नहीं कर पाता था। तभी उसे एक उपाय सूझा। हाँ, अगर मैं भेड़ों के झुंड में शामिल हो जाऊं तो बात बन सकती है और शिकार मेरे हाथ लग सकता है। लेकिन कैसे? क्या करूं? इस हट्टे कट्टे चौराहे को देखकर तो मेरी जानें सूख जाती है। मैं कैसे इसका मुकाबला कर सकता हूँ? वो तो पास में एक भारी भरकम डंडा भी रखता है। चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों पर नजर रखता था, जिसमें भेड़िए के लिए अपना अगला भोजन पाना मुश्किल हो गया था। एक दिन भेड़िया जंगल में भूख के मारे घूम रहा था तो उसे अचानक एक भेड़ की खाल मिली। तब उसके दिमाग में एक विचार आया। अरे ये क्या मिला? हाँ, आइडिया। क्यों ना मैं इस खाल को ओढ़कर भेड़ों की झुंड में शामिल हो जाऊं। हाँ, अब मैं दिखाता हूँ अपने शातिर दिमाग का कमाल। वो भेड़िया भेड़ की खाल पहन ली। ये लो, अब तो मैं सच में भेड़ लग रहा हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो अब चलकर उसी झुंड में शामिल हो जाता हूँ। चरवाहा ने पूरे दिन भेड़ों को चराया और जब शाम होने लगी थी, चलो अपने घर।
जब सारे भेड़ अपने बाड़े में जाने लगे तो उसी समय भेड़िया भी भेड़ों के झुंड में शामिल होकर खुद को उनमें से एक होने का नाटक करने लगा। भेड़ियों को लगा वो झुंड में घुल मिल गया है। अरे मुझे तो अभी तक किसी ने नहीं पहचाना। वाह, मजा आ गया। अरे मुझे कौन पहचानेगा? मैं तो खुद ही एक भेड़ हूँ। मैं तो यहाँ एकदम सुरक्षित हूँ और आज रात को अच्छी दावत होगी। लेकिन अभी मुझे बहुत ही सावधानी से रहना होगा। अब ये सब मेरी साजिशों की जाल में फंस जाएंगे। अब मैं रात होने का इंतजार करता हूँ। जब आधी रात हुई तब भेड़िया अपने आप से कहता है, अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। वाह, कितनी प्यारी भेड़ है। वो भेड़िया एक भेड़ को पकड़कर बाड़े के बाहर जंगल ले गया और मारकर खा गया। चलो, आज का काम तो हो गया। अब आगे के लिए फिर से उसी बाड़े में शामिल हो जाता हूँ। कितना सफल प्राणी हूँ मैं। आखिर अपनी मकसद में कामयाब हो ही गया। अगले सुबह जब राजू चरवाहा अपनी भेड़ों की गिनती करने लगा तभी उसके बाड़े में एक भेड़ कम हो गई। अरे, एक भेड़ कम कैसे हो सकती है? जरूर एक भेड़ जंगल की तरफ निकल गई होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा। राजू अपनी भेड़ को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अरे, मेरी एक भेड़ कहाँ गायब हो गई? मैं तो पूरे जंगल में उसे ढूंढ लिया, लेकिन हमें कहीं भेड़ नहीं दिख रही है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। शाम होते ही रात का सन्नाटा गहराने लगा। तभी राजू को काफी ज्यादा डरावनी आवाज सुनाई पड़ने लगी। क्योंकि वो जंगल काफी घना और डरावना था। मुझे लगता है कि अब मुझे घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अजीबो-गरीबो आवाज सुनाई पड़ रही है और मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है। अब मुझे वो मेरी भेड़ नहीं मिलेगी। राजू ऐसा सोच ही रहा था कि एक खूंखार लकड़बग्घा उसके ऊपर हमला कर देता है। अरे बचाओ, बचाओ! अरे कोई है, मुझे बचाओ! राजू अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। कुछ देर बाद किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और वो घर की तरफ भाग निकलता है। अगले दिन इधर भेड़िया पहली बार अपनी मकसद में सफल हुआ था। उसने और अधिक भेड़ों को खाने की अपनी स्वार्थ इच्छा से अभिभूत होकर फिर चुपके से उसी बाड़े के भेड़ियों में शामिल हो जाता है। अगले दिन दोपहर के समय जब भेड़िया भेड़ियों के साथ घुल मिल रहा था तो एक छोटा मेमना उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसे भेड़िया की असली पहचान का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हेलो अंकल। अरे बच्चे, बहुत प्यारे हो तुम। चलो किनारे की तरफ, हम दोनों ढेर सारे बातें करेंगे। अब चलो। ठीक है अंकल। भेड़िया ने मौका देखा और जल्दी से मेमने का वध करने के लिए मैदान से किनारे की तरफ ले जाने लगा। तभी मेमने की माँ ने उस अनजान के द्वारा बहला कर ले जाते हुए उसे देख लिया। वो उसे चिल्लाते हुए पूछी, अरे तुम कौन हो और इस बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? अच्छा, पहले ये बता कि तू कौन है? अरे ये मेरा बच्चा है। अरे पहले तुम धीरे बोलना सीखो। तुम्हें बोलने की जरा भी तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। खैर छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम सबसे मैं गैर लगता हूँ? अरे मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूँ ना। तुम्हारा नया दोस्त और मेरा नाम कालू भेड़ है। कालू भेड़? अरे तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा था। तुम किस तरह की भेड़ हो और यहाँ कहाँ से आए? अरे धीरे बोलो और देखोगे कैसे?
मैं तो नया नया ही तुम्हारे झुंड में शामिल हुआ हूँ। अरे नहीं, तुम्हारा शरीर तो भीड़ की तरह लग रहा है, लेकिन आवाज भेड़िए से मिलती है। जरूर तुम कोई और हो, कहीं तुम भेड़िया ही तो नहीं हो। तुम कैसी बात कर रही हो? अपना दिमाग शांत रखो। तुम्हें गलतफहमी हो गई भेड़ बहन, गलतफहमी हो गई है। अरे नहीं नहीं, मैं सबको अच्छी तरह पहचानती हूँ, तुम जरूर कोई अलग हो। देखो, तुम्हारे किसी दोस्त ने मुझे नहीं पहचाना। अब तुम्हें शक ही हो गया है तो मैं तुम्हें ही बता देता हूँ। हाँ, मैं एक भेड़िया हूँ और मैं इस इलाके का खूंखार भेड़िया हूँ। क्या तुम एक खूंखार भेड़िया हो? हाँ, मैं एक खूंखार भेड़िया हूँ, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम्हारे साथ साथ इस मासूम बच्चे को भी मार डालूंगा। हा हा। मैं शोर मचाऊंगी। क्या तुम शोर मचाओगी? तेरी ये हिम्मत? रुको, अभी बताता हूँ। अभी तेरे सारे मासूम बच्चे को तेरे सामने ही मार डालता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना करना। ठीक है, नहीं मारता हूँ तुम्हारे बच्चे को, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था कि कल की रात मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारने वाला था, लेकिन तुम्हारे मासूम से बच्चे को देखकर मुझे दया आ गई और मैंने तुम्हें छोड़ दिया, किसी दूसरे से काम चला लिया। लेकिन ध्यान रहे, ये बात तुम्हारे किसी अन्य दोस्तों को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा और तुम्हारे मासूम और प्यारे बच्चे को मैं मार डालूंगा और तुम्हारा राजू काका भी कुछ नहीं कर पाएगा, समझे? हाँ। अरे नहीं नहीं महाराज, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी महाराज, और शोर भी नहीं मचाऊंगी। आ गई ना रास्ते पे? चल ठीक है, अभी तुम दोनों जाओ और खूब मस्ती करो। दोनों भेड़ों के जाने के बाद भेड़िया सोचता है, अच्छा, इस भेड़ ने तो मुझे पहचान लिया। लगता है मैं पूरी तरह से भेड़ की तरह नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अब से मैं अपने सर को हमेशा नीचे झुकाकर और विनम्र बना रहूंगा, जिससे अन्य भेड़ों को कोई शक नहीं होगा। हाँ ठीक है, कहीं अपने चेहरे से पहचान लिया जाऊं तो नहीं, इसलिए सर झुकाकर ही रहना सही रहेगा। अरे इतने सर झुकाने से अगर मुझे फायदा हो जाता है तो क्या हुआ, थोड़ा झुक ही जाता हूँ। हाँ, अब मुझे कौन पहचानेगा? मैं तो यहाँ एकदम से सुरक्षित हूँ और आज रात को फिर एक नया शिकार करूँगा। भेड़िया को लगा वो झुंड में घुल मिल गया है। भेड़िया अपनी जीत पर बहुत खुश था, लेकिन संयोग से उसी शाम को चरवाहा के घर में कुछ मेहमान आए थे। आइए मेहमान, आइए। चरवाहा ने सबके लिए मटन बनाने का विचार किया। आज मैं सारे मेहमान को मटन का लजीज व्यंजन खिलाऊंगा। चलता हूँ अपने भेड़शाला में। जब चरवाहा भेड़शाला पहुंचा, अरे भाई, उस भेड़ को पकड़ लाओ जो सबसे बड़ा और तगड़ा दिख रहा है। ठीक है राजू भैया। चरवाहे की बात सुन भेड़िए का दहल जा गया। अरे सबसे बड़ा और तगड़ा तो मैं ही दिख रहा हूँ, अब क्या करूँ? अरे ये कैसा भेड़ है राजू भैया? लगता है मैं यहाँ आकर फंस गया। अरे मैं तो यहाँ शिकार करने आया था, लगता है खुद ही शिकार बन जाऊंगा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ, अब मैं चरवाहे को ही मार डालता हूँ। ठहरो, अभी मैं बताता हूँ। अरे नहीं राजू भैया, ये भेड़ के खाल में भेड़िया है। पहले तो भेड़िए ने अपना राज खुलता देख वहाँ से भागना चाहा, लेकिन तभी उसका विचार बदला। अरे इसने तो मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अच्छा, अभी खत्म करता हूँ। तभी भेड़िया भेड़ की खाल ओढ़कर आक्रमण कर देता है। अरे बचिए मोहन भैया। चरवाहा ने अपनी लाठी से ताबड़तोड़ वार करके भेड़िए को वहीं ढेर कर दिया। उफ, अब जो होना था हो गया। अब चलो सब चरगाह की तरफ। भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़िया गया तो था भेड़ का शिकार करने, परंतु दुर्भाग्य से कब किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। बुरा सोचने वाले का अंत भी बुरा होता है।
हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भेड़ की खाल में भेड़िया प्रवृत्ति के हैं। हमें उनसे सावधान रहना चाहिए और किसी के दिखावे पर भरोसा ना करके उसके असली इरादों के प्रति सचेत रहे। वैसे ये भी सच है, धूर्तता हमेशा पकड़ी जाती है। किसी का असली स्वभाव हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता और धोखे की अंतिम कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वो राजा बहुत समझदार और चतुर राजा था। उस राजा का नाम बच्चा बच्चा जानता था, क्योंकि वो राजा अपनी प्रजा की देखभाल अपने पुत्र के समान करता था। भीम प्रताप सिंह राजा से प्रजा हमेशा बहुत ही खुश रहती थी। भीम प्रताप सिंह राजा अपने प्रजा के बारे में हमेशा भला ही सोचता था। राजा को अपनी प्रजा इतनी प्रिय थी कि वो रात के अंधेरे में भी अपना भेष बदलकर अपने प्रजा का हाल चाल जानने के लिए प्रयागराज में भ्रमण किया करते थे। ऐसे ही एक रात राजा भीम प्रताप सिंह अपना भेष बदलकर प्रयागराज में भ्रमण करने के लिए निकले। राजा को भ्रमण करते करते कुछ समय बीत जाता है। राजा भीम प्रताप सिंह प्रयागराज नगर के परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। उसी रास्ते के दूसरी ओर एक बहुत बड़ा डरावनी घना जंगल था। राजा भीम प्रताप सिंह ने उस डरावनी घना जंगल की तरफ अचानक ही देखा कि एक लकड़हारा अपने कंधे पर तेज धार की कुल्हाड़ी ले जंगल की तरफ अपने धुन में चला जा रहा है। अरे ये लकड़हारा इतनी रात में कुल्हाड़ी लेकर घने और डरावनी जंगल में क्या करने जा रहा है? मुझे तुरंत जाकर छिपकर देखना होगा। फिर राजा सच्चाई जानने के लिए उस लकड़हारे का पीछा करने लगा। फिर वो लकड़हारा चलते चलते एक वृक्ष के पास आकर रुक जाता है। अरे ये वृक्ष तो बहुत बड़ा है और इसमें सूखी लकड़ियां भी हैं। कोई यहाँ तक पहुँचे इससे पहले मुझे इसे काटना होगा। फिर इस लकड़ी को बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। फिर तुरंत ही वो लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस वृक्ष पर चढ़ जाता है। लकड़हारे की ये सब हरकत राजा भीम प्रताप सिंह पेड़ के पीछे छुपकर देख ही रहा था कि तभी एक बहुत ही खूंखार लकड़बग्घा उसी पेड़ की तरफ जाने लगा। देखते ही देखते वो खूंखार लकड़बग्घा उस पेड़ के बिल्कुल नजदीक नीचे आकर लकड़हारे को घूरने लगा। हे भगवान, ये लकड़बग्घा कहाँ से आ गया? अरे हट जा यहाँ से, नहीं तो ये कुल्हाड़ी तेरे सर पर मार दूंगा। लकड़हारा इतना कह ही रहा था कि तभी लकड़हारे का पैर पेड़ से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इस पेड़ से गिर जाने के कारण उसे लकड़हारे को बुरी तरह से चोट लग जाती है, जिसके कारण इस वक्त उसके प्राण निकल जाते हैं। राम राम राम, इस लकड़बग्घा के कारण ये लकड़हारा तो अपनी जान गवा बैठा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आधी रात ये लकड़हारा लकड़ियां काटने ही क्यों आया था। राजा भीम प्रताप सिंह ये बात कह ही रहे थे कि तभी वो खूंखार लकड़बग्घा एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मेरी आंखों को धोखा हो रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आखिर ये खूंखार लकड़बग्घा एक सुंदर स्त्री में कैसे परिवर्तित हो सकती है? आखिर ये कौन है? मुझे तो ये भयानक दृश्य मायावी लगता है। अब तो मुझे इसके बारे में जानना ही पड़ेगा। राजा भीम प्रताप सिंह ये सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा भीम प्रताप सिंह ये सोच ही रहे थे कि अब ये जो लकड़बग्घा सुंदर स्त्री में परिवर्तित हुआ है, अब वो क्या करेगा। राजा को ये दृश्य देखते देखते सुबह हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है कैसे ही वो स्त्री एक जहरीला कोबरा नाग में परिवर्तित हो जाती है और वह नाग आगे की तरफ बढ़ने लगता है। राजा भी उसे नाग का पीछा करते करते आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो जहरीला कोबरा एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। वो कोबरा नाग नदी के किनारे बैठकर किसी के आने का इंतजार करने लगता है। अरे ओ महारानी, पूरी रात तो पड़े पड़े सोई है, अब क्या पूरे दिन सोने का इरादा है क्या? अरे नहीं माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पूरी रात नहीं सो पाई। अरे तू कितनी बहानेबाज है, और तुम क्या मुझे पागल समझती है? तेरी इन झूठी बातों में मैं नहीं आने वाली। चुपचाप ये घड़ा उठा और नदी पर जाकर जल्दी से पानी ले आ। इतना सुनते ही चांदनी अपना घड़ा उठाकर नदी के किनारे पानी भरने के लिए निकल पड़ती है। चांदनी तो बहुत होशियार थी, लेकिन उसकी सासू माँ चांदनी की बिल्कुल ही इज्जत नहीं करती थी। कुछ देर बाद चांदनी नदी के किनारे पहुँच जाती है और चांदनी घड़े में पानी भरकर जैसे ही घर की तरफ जाने वाली होती है, तभी उसे वह जहरीला नाग दिख जाता है
उसके कारण वह नदी के थोड़ा पीछे हट जाती है। जैसे ही पीछे हटती है कैसे ही उसका पैर फिसल जाता है और नदी में चांदनी गिर जाती है। चांदनी को नदी में तैरना नहीं आता था, इसके कारण वो नदी में डूबकर मर जाती है। और ये सब घटना राजा भीम प्रताप सिंह पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे। फिर वो जहरीला नाग आगे बढ़ने लगा। मुझे इस नाग का पीछा करते ही रहना है, तभी इस रहस्य का मुझे पता चलेगा। राजा उसे जहरीले नाग का पीछा करना नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद रात हो जाती है। राजा भीम प्रताप सिंह को फिर से एक बार आश्चर्यचकित होना पड़ा। राजा ने देखा कि वह जहरीला नाग फिर से इस सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई है। वही राजा के 2 नौजवान सेनापति जो रात्रि के समय पहरा दे रहे थे, घूमते घूमते उधर ही आ गए थे और संजोग से वे दोनों सगे भाई ही थे। अरे भैया देखो, ये तो कितनी सुंदर लड़की है, मानो स्वर्ग से अप्सरा धरती पर उतर आई हो। मेरा मन तो इस सुंदर लड़की से विवाह करने का हो रहा है। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? रिश्ते में बड़ा होने के नाते पहले मैं इस सुंदर लड़की से विवाह करूंगा। भैया, हर वक्त ये जरूरी नहीं है कि आप बड़े हो तो कोई भी चीज पहले आपको मिलनी चाहिए। ये सुंदरी मुझे पसंद आई है, पहले मैंने इसे देखा है, इसलिए विवाह मैं ही करूंगा। अरे तू कैसा भाई है? नहीं, तू तो मेरे से छोटा है। छोटे भाई का धर्म होता है कि वो बड़े भाई के आदेश का हमेशा पालन करे, परंतु तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करते। कुछ ही समय में उन दोनों में विवाह के बात पर विवाद शुरू होता है। अरे हम दोनों तो व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम उसी सुंदर लड़की से ही पूछ लेते हैं कि वो किसके साथ विवाह करने के लिए इच्छुक है। या तो तुम्हारे साथ, नहीं तो मेरे साथ। वो हम दोनों में से जिसको पसंद करेगी उसी के साथ विवाह हो जाएगा। हाँ बड़े भैया, अब आई ना अकल ठिकाने में। चलो चलकर पूछ लेते हैं कि हम दोनों में से किसको पसंद करेगी। इस प्रकार आपस में समझौता करके वो दोनों भाई उस सुंदर स्त्री के पास से पूछने के लिए जाते हैं और छोटा भाई उस सुंदरी स्त्री से पूछता है, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ इतनी बड़े जंगल में रात में क्या कर रही हो? मेरी कहानी बहुत लंबी है। मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया है, इसलिए मुझे इस वीरान जंगल में रहना पड़ता है और मेरा श्राप तभी टूट सकता है जब कोई बलशाली पराक्रमी मुझसे विवाह करेगा। इतना सुनते ही वे दोनों भाई मन ही मन में बहुत खुश होते हैं। सुंदरी, हम दोनों ही बलशाली और पराक्रमी हैं। अब तुम ही फैसला करो कि तुम्हें किसके साथ विवाह करना। मैं तुम दोनों में से किसी एक से ही विवाह करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। अच्छा सुंदरी, जल्दी बताओ, आखिर तुम्हारा शर्त क्या है? तुम दोनों में से जो अधिक बहादुर और शूरवीर होगा उसी से मैं विवाह करूंगी और इसका फैसला तुम्हें अभी करना होगा। अच्छा तो ठीक है सुंदरी, मैं अभी तुम्हें अपने वीरता का परिचय देता हूँ। हाँ सुंदरी, मैं भी अपनी वीरता का परिचय तुम्हें देता हूँ। इतना कहते ही वे दोनों सगे भाई एक दूसरे को उस सुंदर स्त्री के सामने सिद्ध करने के लिए मन में विवाह की इच्छा लेकर एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। उस स्त्री को पाने के चक्कर में वे दोनों सगे भाई एक दूसरे को तलवार से मारते हैं। और तुरंत ही उन दोनों की तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। उन दोनों सगे भाई के मृत्यु के तुरंत बाद ही वो सुंदर लड़की दूसरी दिशा में चली जाती है। अरे यहाँ पर ये क्या चल रहा है? क्या ये सब मेरी आंखों से जो दिखाई दे रहा है वह सत्य है? मुझे तो अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर ये सत्य है तो मुझे उस स्त्री का पीछा करना पड़ेगा और इसके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। आखिर वो सुंदरी कौन है और उस सुंदरी का मकसद क्या है? पेड़ से लकड़हारे का नीचे गिरना, फिर लकड़बग्घा से एक सुंदर स्त्री में बदलना, आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? ये किसी विचित्र माया की तरह है। मैंने आज से पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, न किसी से सुना है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। राजा भीम प्रताप सिंह ने उस सुंदर स्त्री का पीछा करना नहीं छोड़ा। कुछ देर पीछा करने के बाद राजा को एक बार फिर से आश्चर्यचकित होना पड़ा। राजा ने देखा कि वो सुंदर स्त्री अब एक ऋषि में बदल गया है। प्रणाम ऋषि महाराज। ऋषि ने राजा का अभिवादन स्वीकार किया। तभी राजा भीम प्रताप सिंह ने ऋषि को एक प्रश्न किया, हे मायावी, सत्य सत्य बताइए कि आखिर आप कौन हैं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण। आप सत्य बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप ब्राह्मण तो नहीं हो। सच सच बताओ कि आप कौन हो। अच्छा तो बात ऐसी है तो फिर तुम ही बता दो कि
मैं कौन हूँ? हाँ, तुम वो तो नहीं हो जो मैं इस समय देख पा रहा हूँ। मैं जो भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो। नहीं, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण, आप मुझसे इस तरह झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप एक लकड़बग्घा बने हुए थे। उस समय आपने उस लकड़हारे को पेड़ से गिराकर मारा। फिर उसके बाद जब आप एक जहरीला नाग बनकर नदी किनारे पानी लाने गई, एक औरत को पानी में फिसल कर गिरने पर मजबूर किया। वो बेचारी गृहिणी आपकी ही वजह से पानी में डूबकर मर गई। उसके बाद आप एक सुंदर स्त्री बने। सुंदर बनकर आपने मेरे 2 होनहार सेनापति जो आपस में सगे भाई थे, उन्हें आपस में ही लड़ाकर मरवाया। अब आपने एक वरिष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण किया है। अब आप सीधी तरह से बता दो कि आप कौन हो। अच्छा, अगर यदि तुम्हें ना बताऊं तो? इतना सुनते ही राजा अपना खंजर निकालता है और उस ब्राह्मण से कहता है, सच सच बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं हो कि ये राजा भीम प्रताप सिंह की जमीन है और मैं अपनी प्रजा का एक एक वफादार राजा हूँ। ऐसे धर्मात्मा राजा के नगरी में ऐसे मासूम लोगों की जान लेकर तुम्हें अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब मरने से पहले बता दो कि तुम कौन हो। हाँ, मैं भली भांति जानता हूँ कि ये महापराक्रमी राजा भीम प्रताप सिंह की नगरी है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ही वो कीर्तिमान राजा भीम प्रताप सिंह हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर दूंगा। ऋषि की ऐसी बातें सुनकर राजा भीम प्रताप सिंह सोचने लगे, मुझे इस भेष में जानने वाला ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। जरूर ये कोई असाधारण व्यक्ति है। हे आदरणीय, जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो आप ही बताइए कि आप कौन हो। किसी ने सत्य ही कहा है कि इस पूरे संसार में 4 ही प्रकार के हट प्रसिद्ध होते हैं, राजहट, बाल हट, स्त्री हट और योग हट। तुम एक पराक्रमी राजा हो और अपने राजहट पर अड़े हो। मुझे पता है कि बिना मेरी सच्चाई जाने बगैर तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए हे राजा, ध्यान से सुनो, मेरा नाम काल है। तुम तो जानते ही हो कि इस संसार में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है। इसलिए इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तभी उसका शरीर बनने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, तभी वो सजीव होता है। उसी समय उसके मृत्यु का स्थान और आजू बाजू की परिस्थिति निश्चित होती है, अर्थात उसकी मृत्यु किस प्रकार होगी ये वो विधाता की ओर से तय होता है। हे राजन, तुम ये भी जानते हो कि समस्त दुनिया के प्राणी मात्रा का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। जब भी कोई प्राणी मात्रा के मृत्यु का समय आ जाता है वो धर्मराज यानी कि यमराज को सूचित करते हैं। फिर धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तब धर्मराज मुझे यानी कि साक्षात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक पर आता हूँ। मुझे ये पता रहता है कि किस प्राणी की किस समय पर, किस जगह पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर और सही जगह पर दे जाता हूँ। जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है वो प्राणी अथवा मनुष्य किस प्रकार से मरने वाला है, उस प्रकार की परिस्थिति मैं निर्माण करता हूँ। तुम फिर भी झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, उस लकड़हारे की कोई गलती नहीं थी। उसके मृत्यु का कारण तुम ही थे। हाँ, यह सत्य है कि मैं ही उस लकड़हारे का कारण था, लेकिन संसार के लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष के गिरने से ही हुई है और मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। हे राजन, अगर मैं उन 2 सगे सेनापति भाइयों के बारे में बात करूं तो उनकी मृत्यु भी एक दूसरे के हाथों ही लिखी थी। यही विधि का विधान है। वो सुंदर लड़की तो उन दोनों के मौत का कारण थी। उसके लिए मुझे एक सुंदरी स्त्री बनना पड़ा। अगर उन दोनों का कारण यही लिखा था तो फिर नदी पर पानी लाने गई उस गृहिणी का क्या दोष था? वो तो कितनी मासूम थी। हाँ राजन, उसकी मृत्यु तो पानी में डूबकर मरने से ही लिखी थी। असल में लोगों की नजर में उसकी सास बहुत दुष्ट थी। लोगों के नजरिए से तो उसे पहले ही मर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों की नजरों में तो वो गृहिणी बहुत ही अच्छी थी, फिर भी उसे मारना पड़ा क्योंकि उसके पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में भुगतने थे। उसने तो वो गृहिणी ने स्त्री रूप छोड़ा है, आत्मा तो अमर है, उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा था। हे राजन, अब तो आप भली भांति से जान चुके होंगे कि मैं कौन हूँ और आपकी नगरी में क्यों आया था। आप ये भी जान चुके होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की प्राणी मात्र के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हे राजन, अब मैं चलता हूँ। रुकिए, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी देकर मेरी आंखें खोल दी है, जिसके लिए मैं सच्चे दिल से बहुत आभारी हूँ। कृपया जाने से पहले
एक बार मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हाँ बताइए राजन, क्या प्रश्न है? हे कालदेव, मुझे सिर्फ ये बताए कि मेरी मृत्यु किस समय, किस स्थान पर और कैसी परिस्थिति में होगी। हे राजन, यदि मैंने आपको पहले से ही मृत्यु का स्थान बता दिया तो इसी क्षण से आप मृत्यु की भय से चिंताग्रस्त हो जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको आपके प्रशासन काल में बहुत ही शुभ और प्रजा कल्याण के कार्य करने बाकी है। और एक बात राजन, यदि मनुष्य पहले से ही अपने मृत्यु के बारे में जान ले तो वो मनुष्य अपना जीवन खुशी से जी नहीं पाएगा। वो अपनी मृत्यु की चिंता में हमेशा खोया रहेगा और वो चिंता ग्रस्त होकर बीमार पड़ जाएगा। इसी कारण मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु किस समय, किस स्थान पर और कैसी परिस्थिति में होगी। लेकिन जो विधि का विधान है वो त्रिकाल अटल है, उसे किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता। जो नसीब में होना है वो होकर ही रहेगा, चाहे कोई लाख चतुराइयां अन्य कोई प्रयास करे, लेकिन विधि का लेख नहीं मिटता है। इतना कहकर वो ब्राह्मण वहीं विलुप्त हो जाता है। एक गांव में हीरालाल नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। उसी गांव में हीरालाल का एक छोटा सा घर था। उसके घर में उसकी पत्नी ज्ञानवती और एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम आलोक था, जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था। हीरालाल के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वो सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिसके कारण वो अपना घर चलाने के लिए एक मुनीम जी के घर पर काम करता था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, आज मुझे मुनीम जी के पास बहुत सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज बाहर बिकने को जाएगा तो मैं खाना खाने के लिए नहीं आ पाऊंगा। तो तुम आज मेरा खाना किसी के भी हाथ मुनीम जी के घर तक पहुंचा देना। दूसरी सुबह हीरालाल मुनीम जी के घर पर काम के लिए निकल जाता है। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा है जिसके हाथ में ये खाना पहुंचा सकूं। लगता है कि आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। हीरालाल की पत्नी हीरालाल को खाना देने के लिए मुनीम जी के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे ये किसने काट लिया मुझे? कांटा तो नहीं लग गया? कितना दर्द हो रहा है। सांप काटते ही वो जमीन पर गिर जाती है और वहाँ पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हीरालाल, अभी अभी गांव से एक खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को एक सांप ने काट लिया है। तुझे तुरंत ही उसके पास जाना होगा। हीरालाल चौंक जाता है और हीरालाल वहाँ से तुरंत ही भाग निकला है, मगर हीरालाल की पत्नी नहीं बच पाई। अगले दिन सब खत्म हो गया है। तुम मुझे और अपने इस बच्चे को अकेला ही छोड़कर चली गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे अच्छा तो मैं भी मर जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने के दुखद में हीरालाल खूब दुखी हो रहा था। कुछ सालों बाद हीरालाल के जीवन में खुशी का माहौल बन चुका था। आलोक बेटा अब तक बड़ा हो चुका था और उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। बेटा, आज तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। कुछ घंटे बाद लड़की वाले आ जाते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। कुछ देर तक आपस में बातचीत करते हैं सब लोग और आलोक का रिश्ता प्रीति नाम की लड़की के साथ पक्का हो जाता है। एक हफ्ते बाद हीरालाल अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद, प्रीति ये पैसे लो और अलमारी में इसे रख देना और संभाल कर रखना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! बेटा आलोक, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया है? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं पिताजी? इसे अंग्रेजी भाषा में इसे कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है बेटा? और क्या पिताजी? तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। आपको क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। ईमानदारी पे चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ी बहुत कमीशन लेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे पिताजी। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बहुत आगे और लंबे समय तक टिकता है। जो ये घुस खाकर आगे बढ़ता है वो बहुत ही जल्दी बर्बाद होता है। अब आगे तेरी मर्जी। फिर हीरालाल अपने घर से निकल जाता है। ठीक ही तो कह रहे थे, घूस लेना पाप है। अरे जी, आप पिताजी की बात क्यों नहीं मान लेते? अब तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुना के गए हैं। क्या कमीशन लेना पाप है? अब मुझे मेरा खाना दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इसी तरह हीरालाल का बेटा आलोक लोगों से कमीशन लेने लगा था। वो हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा था, पर हीरालाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ देर बाद हीरालाल फिर से घर वापस आ जाता है और कहता है, अरे बेटा, ये मुझे नहीं पसंद है। तुम लोगों से घूस लेना बंद क्यों नहीं करता है? अरे पिताजी, तुम तो मेरे साथ हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए। घूस लगा रखा है। मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना हो तो रहो, वरना यहाँ से निकलो। अरे जी, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? वो क्या गलत कह रहे हैं?
ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। कोई ये पाप वाप नहीं है, आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं। और तुम ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो, तुम भी इस घर में रहना है तो रहो, वरना तुम भी यहाँ से निकलो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो, मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ बेटा। अरे पिताजी, इन्होंने तुम्हें गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। तुम कहाँ पर रहोगे? तुम मेरे रहने की चिंता मत करो, मैं तो कहीं पर भी रह लूंगा। इतना कहकर हीरालाल घर को छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को घर छोड़कर जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका? हीरालाल अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर पर जाता है। क्या हुआ हीरालाल, आज तो तुम समय से पहले काम पर आ गए? हीरालाल मुनीम जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया, ये तो उसने बहुत गलत किया है। हीरालाल तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ मेरी हवेली में रहना। नहीं मुनीम जी, मैं तो अपने खेतों में ही रह लूंगा। तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? मुनीम जी, मैं वहाँ आराम से रह लूंगा। दूसरे दिन प्रीति आलोक से कहती है, तुम्हारा मन उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेते हुए पकड़ा गया और अब मुझे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया है। और मैंने जितना भी घूस का पैसा लिया है, मुझे सारा पैसा सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँगा? हीरालाल अपने खेतों के बीच में ही एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लग जाता है। मुनीम जी हीरालाल से मिलने उसकी झोपड़ी में जाते हैं। अरे मुनीम जी, आज तुम्हारा ये मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे हीरालाल, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अरे जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वो एक फैक्ट्री निर्माण के काम के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 5 लाख रुपए में। क्या 5 लाख रुपए में? मुनीम जी, मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। अरे मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। इसका मतलब ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। फिर अगले दिन हीरालाल अपनी बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में जमीन के पैसों से एक बढ़िया सा आलीशान घर बनवा लेता है और उधर सरकार आलोक के घर में छाप डालती है। घूस लेने के कारण सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण आलोक और प्रीति को घर खाली करके घर से बाहर जाना पड़ा। आज तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए हैं और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा तुम्हारे लालच के चक्कर में। आओ आलोक बेटा, अब तो तुम्हारा पिता लखपति बन गया है। तुम ये खबर सुनकर आए हो ना? मैं जानता हूँ तुम अपने पिता के पास केवल पैसों की लालच में ही आए हो। तुमने आज तक अपनी माँ को देखा है। ये हीरालाल ने तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और तुमने उसे ही घर से निकाल दिया। लानत है तुम पर। कभी तुमने सोचा है कि एक पिता एक एक रुपया जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है और खून पसीने जलाकर पैसे इकट्ठा करता है? कभी सोचा है? तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे मुनीम जी, अब छोड़ो भी, वो अभी बच्चा है। तभी आलोक मुनीम की बातें सुनकर और शर्मिंदा होकर फूट फूट कर रोने लगता है। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपकी बात ना मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा। नहीं पिताजी, मुझे आज पश्चाताप कर लेने दीजिए, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती की है। तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते पर चलने का नतीजा। फिर कुछ दिनों बाद सभी लोग खुशी खुशी साथ में अपना जीवन यापन करने लगते हैं।